हमारी कहानी आज से लाखों साल पहले अफ्रीका के घने जंगलों में शुरू होती है। उस समय धरती पर ऐसे कई प्राचीन वानर रहते थे जो पेड़ों पर अपना जीवन बिताते थे। ये हमारे सीधे पूर्वज नहीं थे, लेकिन ये हमारे और आज के चिंपैंजी और गोरिल्ला जैसे महान वानरों के साझे पूर्वज थे। कल्पना कीजिए, एक ऐसा जीव जो बंदर और इंसान के बीच की कड़ी जैसा दिखता हो, जो अपना ज्यादातर समय शाखाओं पर फल और पत्तियां खाते हुए गुजारता था। उनका जीवन पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था और वे मौसम के बदलावों और शिकारियों से बचने के लिए लगातार संघर्ष करते रहते थे। ये शुरुआती जीव ही वो नींव थे जिस पर मानव विकास का पूरा महल खड़ा होने वाला था। लगभग 60 से 80 लाख साल पहले धरती के मौसम में एक बड़ा बदलाव आया। अफ्रीका के जंगल धीरे धीरे सिकुड़ने लगे और उनकी जगह खुले घास के मैदानों यानी सवाना ने ले ली। इस बदलाव ने हमारे पूर्वजों के लिए एक नई चुनौती पेश की। पेड़ों की कमी का मतलब था कि उन्हें भोजन और सुरक्षा के लिए नए तरीके खोजने होंगे। अब उन्हें जमीन पर ज्यादा समय बिताना पड़ रहा था, जहां खतरे भी ज्यादा थे और संसाधन भी बिखरे हुए थे। यही वह महत्वपूर्ण मोड़ था जब हमारे पूर्वजों की एक शाखा ने एक अलग रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता जो उन्हें हमेशा के लिए वानरों से अलग करने वाला था और इंसान बनने की दिशा में ले जाने वाला था। जमीन पर उतरने की इस मजबूरी ने विकास की प्रक्रिया को तेज कर दिया। जो समूह जमीन पर बेहतर तरीके से जीवित रह सकते थे, वे ही आगे बढ़े। इस समय प्राकृतिक चयन का सिद्धांत काम कर रहा था। इसका मतलब है कि जिन जीवों में ऐसे गुण थे जो नए वातावरण के लिए फायदेमंद थे, वे ज्यादा समय तक जीवित रहे और उन्होंने अपनी अगली पीढ़ियों को वे गुण दिए। उदाहरण के लिए, जो जीव थोड़ी देर के लिए अपने पिछले पैरों पर खड़े हो सकते थे, वे दूर तक देख सकते थे, शिकारियों को पहले ही पहचान सकते थे और अपने हाथों का इस्तेमाल दूसरी चीजों के लिए कर सकते थे। यह एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन इसने भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा दरवाजा खोल दिया। इसी दौर में हमारी और चिंपैंजी की विकास की रेखाएं अलग हो गईं। एक समूह ने जंगलों में ही रहना चुना और वे आज के आधुनिक वानरों के पूर्वज बने। वहीं दूसरे समूह ने सवाना के खुले मैदानों की चुनौती को स्वीकार किया। यह समूह, जिसे हम होमिनिन कहते हैं, धीरे धीरे दो पैरों पर चलना सीखने लगा। यह कोई एक दिन में हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि यह लाखों सालों तक चली एक धीमी प्रक्रिया थी। हर पीढ़ी में छोटे छोटे बदलाव होते गए और धीरे धीरे ये जीव अपने चार पैरों वाले पूर्वजों से बहुत अलग दिखने लगे। यहीं से मानव बनने की अद्भुत और लंबी यात्रा की वास्तविक शुरुआत हुई। लगभग 40 लाख साल पहले अफ्रीका के सवाना के मैदानों में एक नई प्रजाति का उदय हुआ। इन्हें वैज्ञानिक ऑस्ट्रेलोपिथेक्स कहते हैं, जिसका मतलब है दक्षिणी वानर। ये जीव वानर और इंसान के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी थे। उनका दिमाग आज के चिंपैंजी से थोड़ा ही बड़ा था और उनके चेहरे पर वानरों जैसी विशेषताएं थीं, जैसे कि आगे की ओर निकला हुआ जबड़ा। लेकिन उनमें एक असाधारण गुण था जो उन्हें अपने पूर्वजों से बिल्कुल अलग बनाता था। वे दो पैरों पर सीधे खड़े होकर चल सकते थे। यह क्षमता, जिसे बाइपेडलिज्म कहते हैं, मानव विकास के इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम था। दो पैरों पर चलना कोई आसान बदलाव नहीं था। इसके लिए शरीर की बनावट में कई बड़े बदलावों की जरूरत थी। उनकी रीढ़ की हड्डी में एक एस आकार का मोड़ विकसित हुआ, जो सीधे खड़े होने पर शरीर के वजन को संतुलित करता था। उनके कूल्हे की हड्डी चौड़ी और छोटी हो गई ताकि चलते समय शरीर को सहारा मिल सके। उनके पैरों के तलवे सपाट होने के बजाय मेहराबदार हो गए, जो चलने के दौरान लगने वाले झटकों को सोखते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनके पैर का अंगूठा बाकी उंगलियों की सीध में आ गया, जिससे उन्हें जमीन पर पकड़ बनाने और आगे की ओर धक्का देने में मदद मिली, जबकि वानरों का अंगूठा आज भी पकड़ने के लिए अलग होता है। दो पैरों पर चलने से ऑस्ट्रेलोपिथेक्स को कई फायदे हुए। सबसे बड़ा फायदा यह था कि उनके हाथ अब चलने के लिए स्वतंत्र थे। वे इन हाथों का इस्तेमाल बच्चों को उठाने, भोजन इकट्ठा करने और शायद साधारण औजारों जैसे कि पत्थर या लाठियों का इस्तेमाल करने के लिए कर सकते थे। सीधे खड़े होकर वे घास के ऊपर से दूर तक देख सकते थे, जिससे उन्हें शेरों और तेंदुओं जैसे शिकारियों से बचने में मदद मिलती थी। साथ ही सीधे खड़े होने पर उनके शरीर का कम हिस्सा सीधे सूरज की रोशनी के संपर्क में आता था, जिससे अफ्रीका की तेज गर्मी में उनका शरीर ठंडा रहता था। यह ऊर्जा बचाने का भी एक कारगर तरीका था। हालांकि वे दो पैरों पर चल सकते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथेक्स ने पेड़ों को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था।
उनके लंबे हाथ और मुड़ी हुई उंगलियां बताती हैं कि वे अभी भी कुशल पर्वतारोही थे। वे शायद रात में सुरक्षा के लिए या शिकारियों से बचने के लिए पेड़ों पर चढ़ जाते थे। उनका जीवन जमीन और पेड़ों के बीच बंटा हुआ था। वे एक संक्रमणकालीन प्रजाति थे जो वानरों की दुनिया से निकलकर इंसानों की दुनिया में कदम रख रहे थे। उनका आहार भी मिला जुला था। वे फल, बीज, कीड़े और शायद छोटे जानवरों का मांस भी खाते थे। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स ने लगभग 20 लाख सालों तक धरती पर राज किया और इसी प्रजाति से हमारी सबसे प्रसिद्ध पूर्वज लूसी का संबंध था। साल 1974 में इथियोपिया के हदर नामक इलाके में कुछ ऐसा हुआ जिसने मानव विकास की हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। अमेरिकी जीवाश्म विज्ञानी डोनाल्ड जॉनसन और उनकी टीम को एक प्राचीन होमिनिन का कंकाल मिला। यह कोई साधारण खोज नहीं थी। यह कंकाल लगभग 40% पूरा था, जो उस समय तक मिला सबसे संपूर्ण प्राचीन मानव पूर्वज का ढांचा था। उस रात जब टीम अपनी इस महान खोज का जश्न मना रही थी, कैंप में बीटल्स का गाना लूसी इन द स्काई विद डायमंड्स बज रहा था। इसी गाने से प्रेरणा लेकर उन्होंने इस कंकाल को लूसी नाम दिया। यह नाम हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गया। लूसी ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफारेंसिस प्रजाति की एक महिला थी जो आज से लगभग 32 लाख साल पहले जीवित थी। उसकी उम्र का अनुमान उसकी हड्डियों और दांतों से लगाया गया, जिससे पता चला कि वह एक युवा वयस्क थी जब उसकी मृत्यु हुई। उसकी ऊंचाई सिर्फ 3.5 फीट थी और उसका वजन लगभग 29 किलोग्राम रहा होगा। उसका मस्तिष्क छोटा था, लगभग एक आधुनिक चिंपैंजी के बराबर। उसका चेहरा भी वानरों जैसा था, जिसमें एक सपाट नाक और उभरा हुआ जबड़ा था। लेकिन उसके कंकाल की सबसे महत्वपूर्ण बात उसकी शारीरिक बनावट थी, जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। लूसी के कंकाल ने इस बात का पुख्ता सबूत दिया कि हमारे पूर्वज बड़ा दिमाग विकसित होने से बहुत पहले ही 2 पैरों पर चलना सीख गए थे। उसके घुटने की बनावट और कूल्हे की हड्डी का आकार स्पष्ट रूप से दिखाता है कि वह एक इंसान की तरह चलती थी। यह खोज उस समय की प्रचलित धारणा के खिलाफ थी, जो मानती थी कि पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग बड़ा हुआ और फिर उन्होंने 2 पैरों पर चलना सीखा। लूसी ने साबित कर दिया कि यह उल्टा था। पहले हमने चलना सीखा और इस बदलाव ने हमारे हाथों को मुक्त किया, जिससे बाद में औजार बनाने और दिमाग के विकास का रास्ता खुला। लूसी मानव विकास की पहेली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टुकड़ा थी। लूसी की कहानी हमें यह भी बताती है कि हमारे पूर्वजों का जीवन कितना कठिन था। वह एक ऐसी दुनिया में रहती थी जो खतरों से भरी थी। बड़े बड़े शिकारी जानवर खुले मैदानों में घूमते थे और भोजन ढूंढना एक दैनिक संघर्ष था। लूसी की मृत्यु कैसे हुई, यह निश्चित रूप से कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद वह एक ऊंचे पेड़ से गिर गई थी। जो भी हो, उसका कंकाल लाखों सालों तक जमीन में सुरक्षित रहा, जब तक कि बारिश और कटाव ने उसे सतह पर नहीं ला दिया। लूसी की खोज ने हमें हमारे दूर के अतीत की एक झलक दी है और वह हमें याद दिलाती है कि हम एक लंबी और असाधारण विकास यात्रा का हिस्सा हैं। लगभग 24 लाख साल पहले विकास की कहानी में एक नया अध्याय जुड़ा। अफ्रीका में एक नई प्रजाति का उदय हुआ, जिसे वैज्ञानिकों ने होमो हैबिलिस नाम दिया, जिसका अर्थ है कुशल मानव या औजार बनाने वाला मानव। यह प्रजाति ऑस्ट्रेलोपिथेकस से कई मायनों में अलग थी। उनका चेहरा थोड़ा कम उभरा हुआ था और उनके दांत छोटे थे। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव उनके दिमाग के आकार में था। होमो हैबिलिस का मस्तिष्क ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तुलना में लगभग 50% बड़ा था। इस बड़े मस्तिष्क ने उन्हें सोचने, योजना बनाने और समस्याओं को सुलझाने की बेहतर क्षमता दी, जो पहले किसी भी होमिनिन में नहीं देखी गई थी। होमो हैबिलिस को कुशल मानव कहने का एक खास कारण है। पुरातत्वविदों को उनके जीवाश्मों के पास ही सबसे पुराने पत्थर के औजार मिले हैं। ये औजार, जिन्हें ओल्डोवन तकनीक कहा जाता है, बहुत ही सरल थे। वे एक पत्थर को दूसरे पत्थर से मारकर बनाए जाते थे, जिससे तेज धार वाले टुकड़े निकलते थे। ये कोई भाले या कुल्हाड़ी नहीं थे, बल्कि साधारण काटने और खुरचने वाले उपकरण थे। लेकिन यह एक क्रांतिकारी आविष्कार था। पहली बार हमारे पूर्वज केवल अपने शरीर की ताकत पर निर्भर नहीं थे। अब उनके पास एक ऐसी तकनीक थी जो उन्हें अपने पर्यावरण को बदलने और नियंत्रित करने की शक्ति देती थी। इन सरल औजारों ने होमो हैबिलिस के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। वे इन तेज धार वाले पत्थरों का उपयोग मरे हुए जानवरों की खाल उतारने और मांस को काटने के लिए कर सकते थे।
इससे उन्हें उच्च ऊर्जा वाले भोजन तक पहुंच मिली जो पहले उनके लिए उपलब्ध नहीं था। वे जानवरों द्वारा छोड़े गए शिकार का मांस खा सकते थे, जिसे स्कैवेंजिंग कहते हैं। वे हड्डियों को तोड़कर उसके अंदर का पोषक मज्जा निकाल सकते थे, जो ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत था। इसके अलावा इन औजारों का उपयोग पौधों की जड़ों को खोदने या लकड़ी को छीलने के लिए भी किया जा सकता था। औजारों ने उनके भोजन के विकल्पों को बहुत बढ़ा दिया। औजारों के आविष्कार और मांस के बढ़ते सेवन का हमारे विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा। मांस और मज्जा से मिलने वाले प्रोटीन और वसा ने हमारे पूर्वजों के मस्तिष्क के विकास को और बढ़ावा दिया। एक बड़ा और अधिक जटिल मस्तिष्क बनाने और उसे चलाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा उन्हें मांस से मिल रही थी। यह एक सकारात्मक चक्र की तरह था। बड़े दिमाग ने बेहतर औजार बनाना संभव बनाया, और बेहतर औजारों ने बेहतर भोजन तक पहुंच प्रदान की, जिससे दिमाग और भी बड़ा हो गया। होमो हैबिलिस वह पहली प्रजाति थी जिसने इस रास्ते पर कदम रखा, जिसने अंततः होमो सेपियंस के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। विकास की यात्रा में अगला बड़ा नायक होमो इरेक्टस था, जिसका मतलब है सीधा खड़ा मानव। यह प्रजाति लगभग 19 लाख साल पहले अफ्रीका में उभरी थी, और सच कहें तो यह हमारे बहुत करीब थी। होमो इरेक्टस का शरीर आधुनिक मनुष्यों से काफी मिलता जुलता था। वे लंबे थे, उनकी टांगें लंबी और हाथ छोटे थे, जो पूरी तरह से जमीन पर रहने वाले जीवन के लिए अनुकूलित थे। उनका दिमाग होमो हैबिलिस से काफी बड़ा था, और वे कहीं ज्यादा उन्नत पत्थर के औजार बनाते थे। उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की, जिसे एशुलियन तकनीक कहते हैं, जिसमें वे हाथ की कुल्हाड़ी जैसे दो तरफा औजार बनाते थे, जो काटने, खोदने और छीलने के लिए बहुत कारगर थे। होमो इरेक्टस की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी आग पर नियंत्रण पाना। अब यह ठीक ठीक कहना मुश्किल है कि उन्होंने आग का उपयोग कब और कैसे शुरू किया, लेकिन लगभग 10 लाख साल पुराने पुरातात्विक स्थलों पर जली हुई हड्डियों और गर्म पत्थरों के सबूत मिलते हैं। आग पर नियंत्रण मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। आग ने उन्हें गर्मी और रोशनी प्रदान की, जिससे वे ठंडी रातों में गर्म रह सकते थे और दिन ढलने के बाद भी अपने काम कर सकते थे। यह जंगली जानवरों से सुरक्षा का एक शक्तिशाली साधन भी था। रात में जलती हुई आग शेरों और लकड़बग्घों जैसे शिकारियों को दूर रखती थी। आग का सबसे क्रांतिकारी प्रभाव भोजन पर पड़ा। होमो इरेक्टस ने भोजन पकाना शुरू कर दिया। पका हुआ भोजन पचाने में आसान होता है और उससे ज्यादा पोषक तत्व मिलते हैं। मांस को पकाने से उसमें मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया मर जाते थे, जिससे बीमारियां कम होती थीं। पकी हुई जड़ें और कंद नरम हो जाते थे, जिससे उन्हें चबाना और पचाना आसान हो जाता था। इस बदलाव के कारण उनके दांत और जबड़े छोटे हो गए, क्योंकि उन्हें अब कच्चे और सख्त भोजन को चबाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। भोजन पकाने से मिली अतिरिक्त ऊर्जा ने उनके मस्तिष्क के विकास को और भी तेज कर दिया। अपने बेहतर शरीर, बड़े दिमाग, उन्नत औजारों और आग की शक्ति के साथ होमो इरेक्टस पहली मानव प्रजाति बनी जिसने अफ्रीका से बाहर कदम रखा। लगभग 18 लाख साल पहले उन्होंने मध्य पूर्व के रास्ते एशिया और यूरोप की ओर प्रवास करना शुरू किया। यह मानव इतिहास का पहला महान प्रवास था। वे नई भूमि, नए मौसम और नई चुनौतियों का सामना कर रहे थे। जॉर्जिया, चीन और इंडोनेशिया जैसे दूर दराज के स्थानों पर उनके जीवाश्म मिले हैं। होमो इरेक्टस एक अविश्वसनीय रूप से सफल प्रजाति थी, जो लगभग 15 लाख वर्षों तक अस्तित्व में रही, किसी भी अन्य मानव प्रजाति से कहीं ज्यादा। उन्होंने साबित कर दिया कि मनुष्य अब केवल अफ्रीका तक ही सीमित नहीं थे। जब होमो इरेक्टस दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फैल गए, तो वे अलग अलग वातावरण के अनुकूल होने लगे। इस प्रक्रिया में समय के साथ नई मानव प्रजातियों का विकास हुआ। यूरोप और पश्चिम एशिया के ठंडे मौसम में एक मजबूत और मांसल मानव प्रजाति विकसित हुई, जिसे हम नेंडरथल के नाम से जानते हैं। वे लगभग 4 लाख साल पहले प्रकट हुए। उनका शरीर ठंडा जलवायु के लिए पूरी तरह से अनुकूलित था। वे छोटे और गठीले थे, जिससे उनके शरीर की गर्मी कम बर्बाद होती थी। उनकी नाक बड़ी और चौड़ी थी, जो ठंडी और सूखी हवा को फेफड़ों में जाने से पहले गर्म और नम करने में मदद करती थी। निएंडरथल बहुत ही बुद्धिमान और कुशल शिकारी थे। वे बड़े जानवरों जैसे कि मैमथ, ऊनी गैंडों और बाइसन का शिकार करने के लिए समूहों में काम करते थे। उन्होंने परिष्कृत पत्थर के औजार और भाले बनाए, जिन्हें मस्टेरियन तकनीक कहा जाता है। वे सिर्फ शिकारी ही नहीं थे, बल्कि उनमें
करुणा और प्रतीकात्मक सोच के भी सबूत मिलते हैं। उन्होंने अपने बीमार और घायल साथियों की देखभाल की, जैसा कि कई ठीक हुई हड्डियों वाले कंकालों से पता चलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अपने मृतकों को दफनाते थे, कभी कभी तो फूलों और औजारों के साथ। यह इस बात का संकेत है कि वे मृत्यु और शायद उसके बाद के जीवन के बारे में सोचते थे। उसी समय जब निएंडरथल यूरोप में फल फूल रहे थे, अफ्रीका में एक और मानव प्रजाति का विकास हो रहा था। यह हमारी अपनी प्रजाति थी, होमो सेपियंस, यानी बुद्धिमान मानव। हम लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में प्रकट हुए। शारीरिक रूप से हम निएंडरथल से अलग थे। हमारा शरीर लंबा और पतला था, जो गर्म जलवायु के लिए बेहतर था। हमारी खोपड़ी का आकार अलग था, जिसमें एक सपाट चेहरा, छोटी भौहें और एक ऊंची गोल खोपड़ी थी, जिसके नीचे एक बड़ा मस्तिष्क था। यही वह मस्तिष्क था जो हमें हमारी सबसे बड़ी ताकत देने वाला था। जटिल भाषा, अमूर्त सोच और नवाचार की क्षमता। लगभग 70,000 साल पहले होमो सेपियंस ने अफ्रीका से बाहर एक बड़ा प्रवास शुरू किया। जब वे यूरोप और एशिया में पहुंचे तो उनका सामना निएंडरथल जैसी अन्य मानव प्रजातियों से हुआ। हजारों वर्षों तक ये दोनों प्रजातियां एक ही महाद्वीप पर एक साथ रहीं। उनके बीच क्या हुआ, यह अभी भी बहस का विषय है। कुछ सबूत बताते हैं कि वे आपस में लड़े, जबकि अन्य सबूत उनके बीच प्रजनन की ओर इशारा करते हैं। आज अफ्रीका के बाहर के अधिकांश आधुनिक मनुष्यों के डीएनए में लगभग 1 से 2% निएंडरथल डीएनए है। अंततः लगभग 40,000 साल पहले निएंडरथल विलुप्त हो गए और होमो सेपियंस धरती पर एकमात्र मानव प्रजाति रह गए। होमो सेपियंस की सफलता का राज सिर्फ उनके बेहतर औजारों या शिकार की रणनीतियों में नहीं था। हमारी प्रजाति की असली ताकत हमारे दिमाग में थी, जिसने हमें प्रतीकात्मक रूप से सोचने, जटिल भाषा बोलने और एक समृद्ध संस्कृति बनाने की क्षमता दी। लगभग 40,000 साल पहले यूरोप में, जिसे ऊपरी पुरापाषाण क्रांति कहा जाता है, उस दौरान रचनात्मकता का एक विस्फोट हुआ। हमारे पूर्वजों ने कला का निर्माण करना शुरू कर दिया। उन्होंने फ्रांस में लास्कॉक्स और स्पेन में अल्तामीरा जैसी गुफाओं की दीवारों पर जानवरों के आश्चर्यजनक रूप से जीवंत चित्र बनाए। ये सिर्फ सजावट नहीं थी, ये शायद शिकार के जादू, कहानियों या आध्यात्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा थे। कला के अलावा हमारे पूर्वजों ने व्यक्तिगत अलंकरण की वस्तुएं भी बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने जानवरों के दांतों, सीपियों और हाथी दांत से हार और पेंडेंट बनाए। उन्होंने हड्डी और पत्थर से छोटी छोटी मूर्तियां गढ़ी, जैसे कि प्रसिद्ध वीनस की मूर्तियां, जो शायद प्रजनन क्षमता या देवी देवताओं का प्रतीक थीं। इन वस्तुओं से पता चलता है कि हमारे पूर्वजों में आत्म पहचान की भावना थी और वे अपनी सामाजिक स्थिति या समूह की सदस्यता को व्यक्त करने के लिए प्रतीकों का उपयोग करते थे। यह एक ऐसी मानसिक छलांग थी जो किसी भी पिछली मानव प्रजाति ने नहीं लगाई थी। वे अब केवल जीवित नहीं रह रहे थे, वे अपने अस्तित्व को अर्थ दे रहे थे। इस सांस्कृतिक विस्फोट के केंद्र में भाषा का विकास था। हालांकि यह जानना असंभव है कि पहली बार भाषा कब बोली गई, लेकिन माना जाता है कि होमो सेपियंस के पास एक जटिल और व्याकरणिक भाषा थी। भाषा ने उन्हें जानकारी को प्रभावी ढंग से साझा करने की अनुमति दी। वे शिकार की योजना बना सकते थे, औजार बनाने की तकनीक सिखा सकते थे और अपनी कहानियों और विश्वासों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा सकते थे। भाषा ने बड़े सामाजिक समूहों को एक साथ काम करने और एक साझा पहचान बनाने में सक्षम बनाया। यह वह गोंद था जिसने समाज को एक साथ जोड़ा और सहयोग के नए स्तरों को संभव बनाया। यह नई सांस्कृतिक और संज्ञानात्मक क्षमता होमो सेपियंस को अन्य मानव प्रजातियों पर एक निर्णायक बढ़त दे सकती है। जबकि निएंडरथल भी बुद्धिमान थे, उनके प्रतीकात्मक व्यवहार के सबूत बहुत कम और सरल हैं। होमो सेपियंस बेहतर ढंग से योजना बना सकते थे, बड़े सामाजिक नेटवर्क बना सकते थे और तेजी से बदलते परिवेश के अनुकूल हो सकते थे। उनकी संस्कृति ने उन्हें ज्ञान जमा करने और उस पर निर्माण करने की अनुमति दी, जिससे तकनीकी नवाचार की गति तेज हो गई। यह रचनात्मकता और सहयोग की शक्ति ही थी जिसने अंततः हमारी प्रजाति को पूरी दुनिया पर हावी होने और एकमात्र जीवित मानव बनने में मदद की। अफ्रीका से निकलने के बाद होमो सेपियंस ने एक अभूतपूर्व यात्रा शुरू की, जो उन्हें पृथ्वी के हर कोने में ले गई। लगभग 60,000 साल पहले वे नावों या राफ्ट का उपयोग करके दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचे और अंततः ऑस्ट्रेलिया में बस गए। यह एक बड़ी उपलब्धि थी,
क्योंकि इसके लिए उन्हें खुले समुद्र को पार करना पड़ा होगा, जो योजना और नेविगेशन कौशल की मांग करता है। ऑस्ट्रेलिया में उन्हें पूरी तरह से नए जानवरों और पौधों का सामना करना पड़ा और उन्होंने विशाल कंगारुओं और अन्य बड़े जानवरों के साथ रहना सीखा। वे इस महाद्वीप के पहले मानव निवासी थे और उन्होंने वहां एक अनूठी और स्थायी संस्कृति विकसित की। इसी समय अन्य समूह उत्तर की ओर एशिया और यूरोप में फैल रहे थे। लगभग 45,000 साल पहले तक वे यूरोप में मजबूती से स्थापित हो चुके थे, जहां वे निएंडरथल के साथ रहते थे। उन्होंने साइबेरिया के कठोर और बर्फीले वातावरण को भी जीत लिया। वहां जीवित रहने के लिए उन्होंने गर्म कपड़े बनाने के लिए जानवरों की खाल को सिलना सीखा और मैमथ की हड्डियों और खाल से बने आश्रय स्थलों का निर्माण किया। यह मानव अनुकूलनशीलता का एक अद्भुत उदाहरण था, जो दर्शाता है कि कैसे तकनीक और सरलता हमें सबसे चरम वातावरण में भी जीवित रहने में मदद कर सकती है। मानव विस्तार की अंतिम महान सीमा अमेरिका थी। अंतिम हिमयुग के दौरान, जब समुद्र का स्तर बहुत कम था, साइबेरिया और अलास्का के बीच एक भूमि पुल मौजूद था, जिसे बेरिंग लैंड ब्रिज कहा जाता है। लगभग 20,000 से 15,000 साल पहले शिकारी समूह इस भूमि पुल को पार करके एक नए महाद्वीप में प्रवेश कर गए। वहां से वे तेजी से दक्षिण की ओर फैले और कुछ ही हजार वर्षों में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के विशाल विस्तार में बस गए। उन्होंने विविध वातावरणों जैसे कि चट्टानी पहाड़ों, घने जंगलों और विशाल मैदानों के अनुकूल खुद को ढाला और सैकड़ों विभिन्न संस्कृतियों और समाजों को जन्म दिया। लगभग 10,000 साल पहले तक होमो सेपियंस ने अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया के लगभग हर रहने योग्य हिस्से पर कब्जा कर लिया था। प्रशांत महासागर के दूर दराज के द्वीपों पर बसना अंतिम अध्याय था, जो पिछले कुछ हजार वर्षों में हुआ। यह वैश्विक विस्तार मानव इतिहास की सबसे बड़ी सफलता की कहानियों में से एक है। यह हमारी प्रजाति की अविश्वसनीय अनुकूलनशीलता, सरलता और दृढ़ता का प्रमाण है। हम एक ऐसी प्रजाति हैं जो अफ्रीका के एक छोटे से कोने में शुरू हुई और पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त की। रास्ते में हर चुनौती का सामना किया और हर अवसर का लाभ उठाया। मानव विकास की यह लंबी और अद्भुत यात्रा प्राचीन वानरों से लेकर आज के आधुनिक मनुष्यों तक हमें कई गहरे सबक सिखाती है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण सबक यह है कि परिवर्तन ही जीवन का एकमात्र स्थिरांक है। हमारी प्रजाति लगातार बदलते पर्यावरण और नई चुनौतियों की उपज है। अफ्रीका के जंगलों के सिकुड़ने से लेकर हिमयुग की ठंड तक हमारे पूर्वजों ने हमेशा अनुकूलन किया और जीवित रहने के नए तरीके खोजे। ये हमें याद दिलाता है कि हम एक स्थिर इकाई नहीं हैं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया का हिस्सा है। हमारी अनुकूलनशीलता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत रही है। दूसरा सबक यह है कि हम सभी एक ही परिवार का हिस्सा हैं। त्वचा के रंग, भाषा या संस्कृति में हमारे सतही मतभेदों के बावजूद विज्ञान हमें बताता है कि सभी आधुनिक मनुष्य अफ्रीका में उत्पन्न हुए एक ही पूर्वज समूह से आते हैं। हमारी आनुवंशिक विविधता आश्चर्यजनक रूप से कम है, जो इस बात का प्रमाण है कि हम एक बहुत ही युवा प्रजाति हैं। निएंडरथल और अन्य मानव प्रजातियों के साथ हमारे प्राचीन संबंधों की खोज यह भी दर्शाती है कि हमारा पारिवारिक वृक्ष कितना जटिल और आपस में जुड़ा हुआ है। यह ज्ञान हमें विभाजन के बजाय एकता को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तीसरा सबक सहयोग और नवाचार की शक्ति के बारे में है। अकेले एक इंसान कमजोर होता है, लेकिन एक समूह के रूप में हम अविश्वसनीय चीजें हासिल कर सकते हैं। भाषा, संस्कृति और सामाजिक संरचनाओं के विकास ने हमें ज्ञान साझा करने, मिलकर काम करने और पिछली पीढ़ियों की सफलताओं पर निर्माण करने की अनुमति दी। औजारों के आविष्कार से लेकर आग पर नियंत्रण और कृषि की खोज तक हर बड़ी छलांग सामाजिक सहयोग और संचयी नवाचार का परिणाम थी। हमारी सफलता का श्रेय हमारे व्यक्तिगत दिमाग को उतना नहीं जाता जितना हमारे सामूहिक दिमाग को जाता है। अंत में मानव विकास की कहानी हमें भविष्य के लिए एक चेतावनी भी देती है। हम पहली प्रजाति हैं जो न केवल अपने पर्यावरण के अनुकूल हुई है, बल्कि उसे बड़े पैमाने पर बदलने की भी क्षमता रखती है। हमने दुनिया पर विजय प्राप्त की है, लेकिन इस प्रक्रिया में हमने कई अन्य प्रजातियों को विलुप्त कर दिया है और ग्रह के पारिस्थितिक संतुलन को खतरे में डाल दिया है। हमारी बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता, जिसने हमें इतनी दूर तक पहुंचाया है, अब हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। क्या हम अपने कार्यों की जिम्मेदारी ले सकते हैं? क्या हम अपने भविष्य के विकास को इस तरह से निर्देशित कर सकते हैं जो टिकाऊ और सभी के लिए फायदेमंद हो? हमारे अतीत की कहानी हमें याद दिलाती है कि हम में महान चीजों की क्षमता है, लेकिन चुनाव अंततः
हमारा है।